तो हेलो फ्रेंड्स, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं एनटीपीसी के लिए 100 एमसीक्यू क्वेश्चंस, जिसमें हिस्ट्री, ज्योग्राफी सारे क्वेश्चंस रहेंगे 35 के फॉर्मेट में। तो ये सारे क्वेश्चन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है जो आरआरबी, एनटीपीसी, ग्रुप डी, जेई, एएलपी, टेक्नीशियन सारे एग्ज़ामों में पूछे गए हैं। तो स्टार्ट करते हैं अपना पहला क्वेश्चन जो कि हिस्ट्री का है। तो ये बोल रहा है, दिल्ली सल्तनत के किस सुल्तान ने दीवाने को ही या अमीरे को ही, जो एक अलग कृषि विभाग थी, उसका स्थापना किसने किया था? तो उसका जो स्थापना था वो मोहम्मद बिन तुगलक ने किया था, यानी दीवाने को ही, जिसको अमीरे को ही या दीवाने को ही भी कहते हैं, उसकी स्थापना जो था मोहम्मद बिन तुगलक ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे हम लोग। क्वेश्चन नंबर सेकंड, बौद्ध धर्म के 16 महाजनपदों में से, बौद्ध धर्म के 16 महाजनपदों में से प्रथम निश्चित उल्लेख मिलता है किसका? तो ये अंगुत्तर निकाय का उल्लेख मिलता है। तो और इसमें एक और क्वेश्चन भी पूछ सकता है, बौद्ध धर्म कितने भागों में विभक्त था? तो ये 3 भागों में, सुत्त पिटक, विनय पिटक और 3 भागों में, सुत्त पिटक, विनय पिटक और अभिधम्म पिटक, ये 3 पिटक थे बौद्ध धर्म में। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 बोल रहा है, निम्नलिखित में से किसे शैव संत या नयनार के रूप में जाना जाता था? तो शैव संत या नयनार के रूप में किसे जाना जाता था? तो ये अप्पार को जाना जाता था। अप्पार, ये ग्रुप डी में पूछा हुआ क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। 1907 के सूरत अधिवेशन में कांग्रेस के विभाजन के समय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? तो ये वीवीआई क्वेश्चन मार्क कीजिएगा, ये बहुत ही वीवीआई हर क्वेश्चन में आता है हर साल। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, रास बिहारी घोष। रास बिहारी घोष ही ऐसे व्यक्ति थे जो सूरत अधिवेशन में कांग्रेस के विभाजन के समय कांग्रेस के अध्यक्ष थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, चोल शासक ने श्रीलंका के उत्तरी भाग को जीतकर अपने साम्राज्य का एक प्रांत बना दिया था? तो ये इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, राजराज प्रथम। राजराज प्रथम ऐसा शासक था जिसने श्रीलंका के उत्तरी भाग को जीतकर उसे अपने साम्राज्य में मिला लिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1857 के विद्रोह के दौरान फैजाबाद से विद्रोह का नेतृत्व करने वाले प्रसिद्ध मौलवी कौन थे? तो ये जो प्रसिद्ध मौलवी थे, इनका नाम था मौलवी अहमदुल्लाह शाह। मौलवी अहमदुल्लाह शाह थे जो 1857 के दौरान फैजाबाद से विद्रोह का नेतृत्व किया था। इसी 1857 के क्रांति का बिहार से किसने नेतृत्व किया था? तो आरा जगदीशपुर से वीर कुंवर सिंह ने इसका नेतृत्व किया था। ये भी बात याद रखिएगा। ये पूछता है बिहार से किसने नेतृत्व किया था? तो आरा जगदीशपुर के वीर कुंवर सिंह ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, शेर शाह सूरी द्वारा शुरू किए गए रुपया चांदी का सिक्का वजन कितने ग्राम का होता था? ग्राम नहीं, पहले ग्रेन होता था। तो कितने ग्रेन का था? तो ये था आपको 178 ग्रेन का, यानी ऑप्शन नंबर बी, 178 ग्रेन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। कनिष्क के शासनकाल में आयोजित चौथी बौद्ध संगीति के उपाध्यक्ष कौन थे? तो चौथी बौद्ध संगीति का उपाध्यक्ष पूछा है, तो इसका उपाध्यक्ष क्या हो जाएगा? बी, अश्वघोष। इसके अध्यक्ष और शासनकाल को ऐसे याद रख सकते हैं, रा, वे, पा, कु और अका अक। तो अका अक, तो ये कैसे याद रखेंगे? र से रावे, तो राजगीर, और से क्या हो जाएगा आपका? रावे पाकू। ये ऐसे नहीं होगा, ये इसको इरेज करेंगे हम लोग, रावे पाकू वाला नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। इसका ये ट्रिक छोटा फॉर्मेट है, इसमें ये ट्रिक नहीं आ पाएगा, लिखेंगे भी तो नेक्स्ट क्वेश्चन में बता देंगे। क्वेश्चन नंबर 9, गांधी इरविन समझौते पर हस्ताक्षर करने में किस नेता ने महत्वपूर्ण मध्यस्थता की या निभाई थी? तो ये क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर हो जाएगा बी, तेज बहादुर सप्रू। तेज बहादुर सप्रू ऐसे नेता थे जिन्होंने गांधी इरविन समझौते 1931 पर हस्ताक्षर करने में महत्वपूर्ण मध्यस्थता की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। विजयनगर साम्राज्य के किस शासक ने प्रसिद्ध तेलुगु ग्रंथ अमुक्ता माल्याद की रचना की? तो अमुक्ता माल्याद की रचना किसने की थी? तो इसका आंसर हो जाएगा कृष्णदेव राय ने। ये क्वेश्चन भी आया है क्योंकि ये हर बार पूछा जाता है कि तेलुगु ग्रंथ अमुक्ता मालदे की रचना किसने की? तो कृष्णदेव राय ने की। और एक ये भी पूछता है कि राज तरंगिनी पुस्तक के लेखक कौन है? तो राज तरंगिनी पुस्तक के जो लेखक है वो कल्हण है।
नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 11, गुप्त काल के दौरान भूमि राजस्व कर को किस नाम से जाना जाता था? तो ये भूमि राजस्व कर जो था वो गुप्त काल में इसको भाग के नाम से जाना जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। 1916 के प्रसिद्ध लखनऊ समझौते पर कांग्रेस की ओर से किसने हस्ताक्षर किए थे? तो कांग्रेस की ओर से जो था वो बाल गंगाधर तिलक ने हस्ताक्षर किया था। क्वेश्चन नंबर 13 देखेंगे। किस अधिनियम के द्वारा ब्रिटिश भारत में प्रांतीय स्वायत्तता प्रोविजनल ऑटोनॉमी की शुरुआत की गई थी? तो इसका आंसर हो जाएगा भारत सरकार अधिनियम 1935। इसी के तहत जो था ब्रिटिश भारत में प्रांतीय स्वायत्तता की शुरुआत की गई थी। क्वेश्चन नंबर 14 देखेंगे। ऋग्वेद के किस मंडल में प्रसिद्ध सूक्त का उल्लेख किया गया है जो 4 वर्णों की उत्पत्ति बताता है? तो ये जो है 10वें मंडल में है। जो प्रसिद्ध पुरुष सूक्त है उसमें 4 वर्णों को दर्शाता है, जिसमें ब्राह्मण, वैश्य, क्षत्रिय और शूद्र आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 15, राजा हर्षवर्धन ने अपनी राजधानी को थानेश्वर से कहाँ स्थापित किया था? तो थानेश्वर से इन्होंने अपनी राजधानी कन्नौज स्थापित कर ली थी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। सुभाष चंद्र बोस ने 1939 में कांग्रेस पद से इस्तीफा देने के बाद किस दल की स्थापना की थी? तो कांग्रेस से जब सुभाष चंद्र बोस ने 1939 में इस्तीफा दे दिया था, उसके बाद उन्होंने अपना एक पार्टी बनाया था जिसका नाम था फॉरवर्ड ब्लॉक। ये एक संस्था थी जो क्रांतिकारियों की संस्था थी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 17, किस सिंधु घाटी सभ्यता स्थल से गोदीबाड़ा डॉकयार्ड के साक्ष्य प्राप्त हुए? गोदीबाड़ा मतलब क्या होता है? गोदीबाड़ा मतलब एक तरीके से समझिए पोर्ट जिसको बोलते हैं, पोर्ट जहाँ पे जहाज वगैरह सब लगती है उसी को बोलते हैं गोदीबाड़ा। वो लोथल में था। फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1964 में किसके प्रयासों से की गई थी? तो ये जो था कोलबर्ट के प्रयासों से फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1664 ईस्वी में की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, शिवाजी के अष्टप्रधान मंत्रिपरिषद में विदेशी मामलों को देखरेख करने वाले मंत्री को क्या कहा जाता था? तो इसको जो है सुमंत कहा जाता था। यानी सुमंत किसको कहा जाता था? अष्टप्रधान में विदेशी मामलों की जो देखरेख करता था उसको सुमंत कहते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, अहमद शाह अब्दाली और मराठों के बीच पानीपत का तीसरा युद्ध किस वर्ष लड़ा गया था? तो पानीपत का जो तीसरा युद्ध था वो 1761 में लड़ा गया था। पहला युद्ध 1526 में, दूसरा 1556 में, तीसरा 1761 में। ये तीनों याद रखिएगा, तीनों भी आई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्राचीन भारत में चिकित्सा पर लिखी गई प्रसिद्ध पुस्तक चरक संहिता कितने भागों में विभाजित है? तो चरक संहिता जो है वो लगभग 8 भागों में विभाजित है। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट बनेगा क्वेश्चन। और ये सारे क्वेश्चन जो है प्रीवियस ईयर है और ये सारे एग्जामों में पूछे जा चुके हैं। ये पूर्णतः 100% प्रीवियस ईयर कंटेंट ही है। सारे क्वेश्चंस आप लोगों को देखना चाहिए। ये एसएससी वाले हो या रेलवे वाले हो या ग्रुप डी वाले हो या एनटीपीसी वाले हो, एलपी वाले हो, जिसका CBT 1 CBT 2 जिसका भी जो भी हो सारे लोग देख सकते हो। क्वेश्चन नंबर 22, थियोसॉफिकल सोसाइटी का अंतर्राष्ट्रीय मुख्यालय 1882 में भारत में कहाँ स्थापित किया गया था? तो ये भारत में जो है अड्यार में स्थापित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस मुगल सम्राट ने तंबाकू के प्रयोग पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया था? तो तंबाकू के प्रयोग पर पूर्णतः प्रतिबंध, यानी उनके राज्य में तंबाकू नहीं बिकता था। तो ये लगाया था किसने? ये जहांगीर ने लगाया था। तो जहांगीर के शासनकाल में तंबाकू पूर्णतः प्रतिबंधित था। क्वेश्चन नंबर 24, मौर्य वंश के ठीक बाद किस राजवंश ने मगध पर साम्राज्य की स्थापना किया था? तो मगध पर साम्राज्य की स्थापना जो था ये शुंग वंश वालों ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 25, गुलामगिरी नामक प्रसिद्ध पुस्तक जिसको सामाजिक सुधार के पुस्तक के लेखक किसको कहते हैं? गुलामगिरी नामक प्रसिद्ध पुस्तक, उसी को समाज सुधारक पुस्तक भी कहते हैं। उसका लेखक कौन था? तो उसका जो लेखक था वो था ज्योतिराव फूले। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। अब ज्योग्राफी के आएंगे 30 सवाल। ये 25 हिस्ट्री के हो चुके हैं, अब ये 25 या 30 होंगे शायद भूगोल के।
इसको भी देख लेंगे। और ये सारे प्रीवियस ईयर है, तो आप लोग ये ना सोचे मन में कि ये कौन सा क्वेश्चन है, सारे प्रीवियस ईयर है जो आपके आगामी आने वाले एग्जामों में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। और मेरा वादा है कि इनसे क्वेश्चन फंसेंगे ही फंसेंगे। तो देखते हैं क्या बोल रहा है। भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी बैरन द्वीप अंडमान और निकोबार के किस भाग में स्थित है? तो ये अंडमान और निकोबार के मध्य अंडमान में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 27, दक्षिण भारत की निम्नलिखित पहाड़ियों को उत्तर से दक्षिण के सही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो उत्तर से दक्षिण यानी उत्तर में क्या है, अरुणाचल प्रदेश के साइड से लेके और दक्षिण में, तो अरुणाचल प्रदेश से साइड से लेके और उड़ीसा तक में जो साइड साइड मणिपुर, त्रिपुरा, मिजोरम, इन सब साइडों से होते हुए जो 7 बहनों वाली राज्य हैं उनके बॉर्डर एरिया से लगते हुए जो पहाड़ियाँ आती है उनमें से कौन है, यानी उत्तर से दक्षिण की ओर। तो उत्तर से दक्षिण की ओर आने वाली पहाड़ियों में सबसे पहले आती है आपका नन्ना मलाई, जवादी, सेवरॉय की पहाड़ियाँ, अन्नामलाई की पहाड़ियाँ। तो ये चारों पहाड़ियाँ जो है ये उत्तर से दक्षिण की ओर जाती है, ये याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तिब्बत में सांगपो के नाम से जानी जाने वाली नदी भारत में किस नाम से प्रवेश करती है? यानी तिब्बत में जिसको सांगपो कहते हैं वो भारत में जाती है तो क्या कहलाती है? तो वो भारत में आके दिहांग, जिसको ब्रह्मपुत्र भी कहते हैं, यानी तिब्बत में ब्रह्मपुत्र का नाम सांगपो और भारत में घुसने के साथ उसका नाम दिहांग, उसी का नाम ब्रह्मपुत्र हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। कौन सा राष्ट्रीय जलमार्ग यानी नेशनल हाईवे बोलते हैं, नेशनल वाटरवे इलाहाबाद प्रयागराज को हल्दिया से जोड़ता है? ये इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछता है, ग्रुप डी में भी पूछा हुआ है। तो ये 29 नंबर क्वेश्चन का हो जाएगा नेशनल वाटरवे 1, ये जो है प्रयागराज से हल्दिया तक है। ये बहुत सारे एग्जाम में पूछा गया, ये इसको VVI मार्क करिएगा, ये पूछेगा आने वाले एग्जामों में। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। भारत का कौन सा राज्य 3 तरफ से अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं से घिरा हुआ है, यानी बांग्लादेश से? उस राज्य के जो तीनों साइड है ना वो बांग्लादेश की सीमा है। तो ये और कोई नहीं, ये अपना त्रिपुरा है जो तीनों ओर से घिरा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 31, दुल्हस्ती, बगलिहार और सलाल जल विद्युत परियोजनाएं किस नदी पर है? ये तीनों पूछ सकता है, ये तीनों अलग अलग ही पूछ सकता है, मैंने एक साथ कंपाइल कर दिया है ताकि याद करने में आसानी रहे। दुल्हस्ती, बगलिहार और सलाल जल विद्युत परियोजनाएं किस नदी पर स्थित है? तो ये जो है आपका चेनाब नदी पर, चेनाब नदी पर स्थित है, चेनाब नदी। इसी पे अभी एक सबसे बड़ा पुल भी बना है, आर्क ब्रिज, जो जम्मू कश्मीर में है, चेनाब सबसे ऊंचा है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 32, भारत में पाई जाने वाली किस मिट्टी को स्वतः जुताई वाली मिट्टी सेल्फ प्लॉइंग सॉइल कहा जाता है? तो सेल्फ प्लॉइंग सॉइल जो है ये काली मिट्टी को कहा जाता है, क्योंकि इसमें ह्यूमस की मात्रा बहुत अधिक होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। जोग जलप्रपात शरावती नदी भारत के किस राज्य में स्थित है और इसका नया नाम क्या है? यानी जोग जलप्रपात जो है, जो शरावती नदी के ऊपर में स्थित है, उसका वर्तमान में नाम बदल दिया गया है। तो ये क्वेश्चन VVI हो जाएगा, ये पूछेगा। तो इसका नाम जो है क्या हो जाएगा? कर्नाटक महात्मा गांधी जलप्रपात। ये कहाँ पे है? तो कर्नाटक। इस क्वेश्चन में मैंने 4 क्वेश्चन इंक्लूड किए हैं, आपको एक लाइन में याद होंगे। इसमें समझिए एक क्वेश्चन और आपको 4 क्वेश्चन याद होंगे। जैसे कि जोग जलप्रपात किस नदी पर है? तो आप बोल सकते हैं शरावती नदी पर है। किस राज्य में है? तो कर्नाटक राज्य में है। नया नाम क्या रख दिया गया है? तो महात्मा गांधी जलप्रपात रख दिया गया है। किसको बदलकर? तो जोग जलप्रपात को बदलकर महात्मा गांधी को। यानी क्वेश्चन 1 और इन्फॉर्मेशन 5। आप अगर एक क्वेश्चन याद करते हैं तो आपको 5 क्वेश्चन याद होंगे। चलते हैं इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन पे। पीर पंजाल रेलवे सुरंग भारत के किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है? ये RRB NTPC 2022 में किसी शिफ्ट में पूछा गया था। तो इसका जो आंसर हो जाएगा 34 का जम्मू और कश्मीर हो जाएगा। जम्मू कश्मीर में पीर पंजाल रेलवे सुरंग का किया गया इनॉग्रेशन। क्वेश्चन नंबर 35 देखेंगे। तो 35 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है, निम्नलिखित में से कौन सी ठंडी महासागरीय धारा है? तो ठंडी महासागरीय धारा कौन सा है? लेब्राडोर धारा। लेब्राडोर धारा जो है वो ठंडी महासागरीय धारा है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 36, भारत में
राष्ट्रीय उद्यान और उनके राज्यों का कौन सा सही सुमेलित नहीं है। इसमें बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज करेंगे कि कौन सा सुमेलित है, नहीं कौन सा सुमेलित नहीं है। तो कौन सा सुमेलित नहीं है, तो आइए देखते हैं। बांदीपुर कर्नाटक, ये तो है, ये तो सही है। केबुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान, ये मणिपुर में है, ये भी सही है। सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान, ये भी उड़ीसा में है, सही है। लेकिन ये बालपक्रम जो है ये असम में नहीं है, यही गलती है। तो समझ गए। तो यानी कौन सा सुमेलित नहीं है, तो ये डी वाला बालपक्रम असम। बाकी ये तीनों जो है, ये तीनों जो है सही है। ये तीनों बांदीपुर कर्नाटक में, केबुल लामजाओ मणिपुर में, सिमलीपाल उड़ीसा में। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 37, पृथ्वी की आंतरिक परत नीफे का मुख्य घटक कौन सा है। तो पृथ्वी का जो आंतरिक परत है उसका मुख्य घटक नीफे जो है, उसका मुख्य घटक क्या है। तो उसका जो मुख्य घटक है वो है निकेल और लोहा, यानी Na और आयरन, निकेल और आयरन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 38, डंकन पास, डंकन पास जिसको डंकन पासेज निम्नलिखित में से किसके बीच स्थित है। तो ये जो पासेज है ये आपका दक्षिण अंडमान और छोटा अंडमान के बीच में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। भारत के किस राज्य में प्रसिद्ध थाल घाट दर्रा स्थित है जो कि मुंबई को नासिक से जोड़ता है। तो मुंबई को नासिक से जोड़ने वाला दर्रा जो है थाल घाट, वो किस राज्य में है। तो इससे तो पता ही चल गया होगा, जो मुंबई के नासिक में है तो ये महाराष्ट्र में ही होगा। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। कपास की खेती के लिए न्यूनतम कितनी अवधि पाला रहित होनी चाहिए। तो पाला रहित यानी फॉरेस्ट फ्री डेज। तो फॉरेस्ट फ्री डेज जो है कपास की खेती के लिए वो कितना होना चाहिए, लगभग 210 दिन। यानी 210 दिन में जो है कपास की खेती पूर्णतः तैयार हो जाती है। अब आप लोग में बहुत लोग जानिएगा जो कपास क्या होता है। तो कपास से ही सूती वस्त्र का निर्माण होता है। कहवा, कहवा कपास दोनों एक ही सीजन में होते हैं। नेक्स्ट 41, कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है और इसका सही पश्चिम से पूर्व क्रम क्या है। तो ये चीज़ याद रखिएगा, पश्चिम से पूर्व आना है हमको। तो यानी पाकिस्तान से और इधर बांग्लादेश के साइड, यानी पश्चिम से पूरब। तो पश्चिम से पूर्व, जैसे भारत का मैप याद रखिएगा, जो भारत का मैप क्या है, जैसे ये हो जाता है ना, उत्तर दक्षिण पूरब पश्चिम, तो इसको याद रखिएगा, यही मैप है। इधर से हो जाएगा आपको, इधर से आएगा और इधर जाएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 41 का। तो 41 का हो जाएगा ए, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पंजाब, त्रिपुरा, मिजोरम। इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। तो ये देख लिए हैं, यही होगा। इसको फिर से नोट डाउन कर लीजिए। गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम, टोटल 8 राज्य है। तो ये 8 राज्यों को याद रखिएगा, जो कर्क रेखा है जो पश्चिम से पूर्व की ओर जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सौर मंडल के किस ग्रह का औसत घनत्व सबसे कम है, यानी एवरेज डेंसिटी जो है वो सबसे कम है। तो कौन से ग्रह का है, तो ये आपका शनि ग्रह का। शनि ग्रह का क्या है, सबसे कम डेंसिटी है। और किस ग्रह के चारों ओर छल्ले पाए जाते हैं, तो रिंग, ये भी शनि ग्रह में पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। विश्व का सबसे ऊंचा नौगम्य झील टिटिकाका किन 2 देशों की सीमा पर स्थित है। उसी को नौगम्य झील भी कहते हैं, उसी का नाम टिटिकाका झील भी है। तो ये विश्व के किन 2 देशों की सीमा पर है, तो ये जो है आपका पेरू और बोलिविया की सीमा पर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। भारत के किस राष्ट्रीय जलमार्ग को गोदावरी कृष्णा नदी प्रणाली जलमार्ग भी कहा जाता है। तो ये जो है आपका बी, यानी राष्ट्रीय जलमार्ग 4 को गोदावरी कृष्णा नदी प्रणाली भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा मेघ अत्यधिक तेज वर्षा के लिए उत्तरदायी होता है। तो अत्यधिक तेज वर्षा के लिए जो है कपासी वर्षी मेघ, यानी कुमोलोनिम्बियस, कुलोमनोम्बियस, इसको इंग्लिश में याद करते हैं। ये थोड़ा अजीब लैटिन नाम है, इसको पढ़ने में थोड़ा सा दिक्कत होता है, इसलिए आप लोग हिंदी मीडियम वाले याद रखिएगा, कपासी वर्षी मेघ।
नेक्स्ट क्वेश्चन 46, वायुमंडल के किस परत में ऊंचाई बढ़ने के साथ तापमान में अचानक तीव्र वृद्धि हो जाती है? तो वायुमंडल किस परत में ऊंचाई बढ़ेगा तो तापमान में अत्यधिक तीव्र वृद्धि होता है? तो ये अत्यधिक तीव्र वृद्धि जो है ये बाह्य वायुमंडल में होता है। बाह्य वायुमंडल में क्या होता है, जैसे जैसे ऊंचाई बढ़ेगा वैसे वैसे तापमान में वृद्धि होते जाएगा। 47 नंबर क्वेश्चन, गर्जती चालीसा, रोअरिंग फोर्टीज और प्रचंड पचासा किन पवनों को कहा जाता है? तो ये दो पवनों का नाम है गर्जती चालीसा और प्रचंड पचासा। ये किसका नाम है? तो ये है आपका पछुआ पवने, वेस्टरलाइज का है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। भारत में जनगणना 2011 के अनुसार न्यूनतम जनघनत्व वाला राज्य कौन सा है? तो सबसे कम जनघनत्व यानी किसका? तो अरुणाचल प्रदेश। तो अरुणाचल प्रदेश का याद रखिएगा, इसमें प्रति किलोमीटर कितना व्यक्ति है? तो प्रति किलोमीटर मात्र 17 आदमी रहता है, यानी अरुणाचल प्रदेश में क्या है, सबसे कम जनघनत्व है 17 व्यक्ति। और सबसे ज़्यादा जनघनत्व कहाँ है? सबसे ज़्यादा जनघनत्व है दिल्ली का, उस पर 1 किलोमीटर में लगभग आपको 1800 से 2000 के आसपास है जो लोग रहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 49, भूमध्य रेखा, कर्क रेखा और मकर रेखा ये तीनों किस एक महाद्वीप से होकर गुजरती है? यानी ये ऐसा महाद्वीप है जिस पे तीनों कर्क रेखाएं जाती है, यानी भूमध्य रेखा, कर्क रेखा और मकर रेखा तीनों रेखाएं जिससे जाती है वो कौन सा है? तो ये हो जाएगा आपका 49 का, ये हो जाएगा अफ्रीका। अफ्रीका महादेश ऐसा है जिसमें भूमध्य रेखा, कर्क रेखा और मकर रेखा तीनों रेखाएं गुजरती है इस महादेश से। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 50, भारत का कौन सा भू आकृति भाग प्राचीनतम गोंडवाना लैंड का हिस्सा है? तो गोंडवाना लैंड का, ये पहले हम लोग याद रखिएगा, जब पृथ्वी का निर्माण हुआ था, जब भारत का जब निर्माण हुआ था, भारत की जब भू आकृति बनी थी, तो वो दो भागों में, एक गोंडवाना लैंड और एक दो लैंड थी, एक गोंडवाना लैंड थी और एक और कोई सा था, कमेंट कीजिएगा आप लोग, मैं भूल रहा हूँ। गोंडवाना लैंड और एक कौन सा था, चलिए छोड़िए, इसका आंसर कीजिए, बाद में बता देंगे। भारत का कौन सा भू आकृति भाग प्राचीनतम गोंडवाना लैंड का हिस्सा है? तो प्राचीनतम गोंडवाना लैंड का हिस्सा है प्रायद्वीपीय पठार। तो प्रायद्वीपीय पठार जो है प्राचीनतम गोंडवाना लैंड का हिस्सा है। तो हम लोगों ने 50 क्वेश्चन कंप्लीट किए हैं। अगर आप लोगों को मेरा मेहनत पसंद आया है तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, आपका एक लाइक बहुत मोटिवेट करता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब पॉलिटी के कुछ प्रश्न आएंगे, तो पॉलिटी के कुछ देखते हैं प्रश्न कितना है पॉलिटी के भी। हिस्ट्री कर लिए, ज्योग्राफी कर लिए, अब पॉलिटी पे आते हैं। तो भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद संसद को राज्य सूची के विषयों पर कानून बनाने की शक्ति देता है? तो ये आपको जो है अनुच्छेद 249 क्या देता है? तो संसद को राज्य सूची के विषय पर कानून बनाने की शक्ति देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 52, किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा भारतीय संविधान में 9वीं अनुसूची जोड़ी गई थी? तो 9वीं अनुसूची जो है प्रथम संविधान संशोधन 52, हाँ, फिर प्रथम संविधान संशोधन 1951 द्वारा जो है 9वीं अनुसूची जोड़ी गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, सरकरिया आयोग यानी सरकरिया कमेटी जो थी का गठन निम्नलिखित में से किसके संबंध की समीक्षा के लिए किया गया था? तो सरकरिया आयोग का गठन किसका समीक्षा के लिए किया गया था? क्वेश्चन नंबर 53 का आंसर हो जाएगा केंद्र और राज्य के बीच संबंध को ज्ञात करने के लिए सरकरिया आयोग का गठन किया गया था। नेक्स्ट, संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष की अनुपस्थिति में कौन करता है? यानी अध्यक्ष अगर उपस्थित ना हो तो उसका उपाध्यक्ष यानी लोकसभा का उपाध्यक्ष उसका अध्यक्षता करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत वित्तीय आपातकाल फाइनेंशियल इमरजेंसी लगाया जा सकता है, जो अभी तक एको बार नहीं लगाया गया है? फाइनेंशियल इमरजेंसी ये कौन सा हो जाएगा? तो 55 का 360 क्या हो जाएगा? हो जाएगा क्या बोलते हैं, फाइनेंशियल विपत्ति। और 356 क्या हो जाएगा? 56 हो जाएगा जब राज्य में
प्रशासनिक ढांचा विफल हो जाता है तो राष्ट्रपति क्या करता है अपने देश में 356 के तहत इमरजेंसी लगाता है। 52 क्या हो जाएगा, तो 52 जब बाह्य युद्ध होता है, जब किसी भी देश या कंट्री से युद्ध होता है तब राष्ट्रपति 352 का उपयोग करता है और बाह्य रूप से इमरजेंसी लग जाती है। तो यानी याद रखिएगा 56 में देश के अंदर, 60 में फाइनेंशियल और 52 में युद्ध के समय। नेक्स्ट क्वेश्चन 56, निम्नलिखित में से कौन सा रीट केवल न्यायिक अर्धन्यायिक निकायों के खिलाफ जारी किया जा सकता है, यानी रीट। तो आप लोग याद रखिएगा जो रीट जो है वो 5 प्रकार का होता है। 5 प्रकार में बंदी प्रत्यक्षीकरण, उसके बाद प्रतिषेधन, उसके बाद आपका प्रतिषेधन, बंदी प्रत्यक्षीकरण और हैबियस कार्पस वो बंदी प्रत्यक्षीकरण को ही बोला जाता है। बंदी प्रत्यक्षीकरण हो गया आपको, ये उसके बाद प्रतिषेधन हो गया, निषेध हो गया, ये 5 प्रकार का है। नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा उसमें बता देंगे। 57 नंबर क्वेश्चन, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता शब्द किस संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया था। तो ये VVI क्वेश्चन है, इसको याद रखिएगा क्योंकि हर क्वेश्चन में पूछता है। समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता शब्द किस संविधान संशोधन में जोड़ा गया था, तो ये जोड़ा गया था 42वां संविधान संशोधन 1976 में। नेक्स्ट क्वेश्चन 58, भारतीय संविधान का कौन सा भाग राज्य के नीति निर्देशक तत्वों से संबंधित है और ये किस देश से लिया गया है, तो ये भाग 4 और ये आयरलैंड से लिया गया है। DPSP डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, इसका फुल फॉर्म भी पूछेगा तो क्या बोलेगा, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं 59, पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा देने की सिफारिश सर्वप्रथम किस समिति ने की थी। तो इसका जो था सर्वप्रथम इसका जो समिति था वो था LM सिंघवी समिति 1986। यही वो समिति थी जो पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा दिलाने की सिफारिश किया था और इनकी सिफारिश को मंजूर भी किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 60, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक क्या है, कंप्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल की पद अवधि कितनी होती है। तो इनकी जो पद अवधि होती है वो होती है 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु तक। कंप्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल 65 नंबर हो गया, सॉरी 60 नंबर का 60 नंबर क्वेश्चन, हाँ हो गया 60 नंबर। नेक्स्ट 61, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग किस प्रकार का निकाय है। तो राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग NHRC, नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन। तो नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन किस प्रकार का कमीशन है, तो ये आपका जो है संविधिक या वैधानिक निकाय है, स्टैट्यूटरी बॉडी है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद सिखों द्वारा कृपाण धारण करने को धार्मिक स्वतंत्रता का अंग मानता है। तो ये जो है आपका अनुच्छेद 25, यानी अनुच्छेद 25 धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, अनुच्छेद 25। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे, भारतीय संविधान में लोकपाल और लोकायुक्त की स्थापना का विचार कहाँ से लिया गया है। तो लोकपाल और लोकायुक्त की स्थापना का विचार जो है आपका लिया गया है स्कैंडिनेवियाई देशों के ओम्बुड्समैन से। इसको याद रखिएगा, स्कैंडिनेवियाई देशों के ओम्बुड्समैन से। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे 64 नंबर क्वेश्चन, भारतीय संसद में शून्यकाल यानी 0 आवर की अधिकतम समय अवधि कितनी होती है। तो 1 घंटा, यानी संसद में 3 काल चलते हैं, प्रश्नकाल, उत्तरकाल और शून्यकाल। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने यह निर्धारित किया कि प्रस्तावना संविधान का मूल ढांचा है और इसमें संशोधन नहीं किया जा सकता है। तो ये किस में किया गया था, तो ये आपका किया गया था केशवानंद भारती मामला 1973 में, जिसमें बताया गया था कि प्रस्तावना संविधान का मूल ढांचा है और इसमें संशोधन नहीं किया जा सकता। लेकिन बाद में चलकर संशोधन किया गया और उसमें सबसे पहला संशोधन था 42वां संविधान संशोधन 1976, 42वां संविधान संशोधन, हाँ 1976। नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्यसभा के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। तो देखते हैं इसमें से कौन सा कथन सही नहीं है। यह एक अस्थाई सदन है, तो ये तो सही है।
इसके 1/3 सदस्य हर 2 वर्षों में सेवानिवृत्त होते हैं, ये भी सही बात है। उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होता है, ये भी सही बात है। धन विधेयक सबसे पहले राज्यसभा में पेश किया जाता है, नहीं गलत है, सबसे पहले लोकसभा में पेश किया जाता है, तो यही हो जाएगा गलत कथन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 67, भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को उनके पद से किसके द्वारा हटाया जा सकता है? तो ये जो है संसद के दोनों सदनों के विशेष बहुमत द्वारा पारित प्रस्ताव पर राष्ट्रपति द्वारा, यानी संसद का 2/3 मत अगर इनके खिलाफ हो जाता है, उनके बाद राष्ट्रपति का साइन हो जाता है और साबित कदाचार होने पर ही इनको अपने पद से हटाया जा सकता है। इनको पदच्युत कब किया जा सकता है? जब संसद के दोनों सदनों द्वारा विशेष बहुमत से प्रस्ताव पारित हो जाए और राष्ट्रपति उस पर साइन कर दे, तो इनको अपने पद से इस्तीफा देना पड़ सकता है या तत्काल प्रभाव से निलंबित किया जा सकता है। नेक्स्ट 68 नंबर क्वेश्चन, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 371A किस राज्य को विशेष प्रावधान प्रदान करता है? तो 371A, तो याद रखिएगा किस, ये ऐसे भी पूछ सकता है कि अनुच्छेद 371A किस राज्य से संबंधित है, तो ये आपका नागालैंड से संबंधित हो जाएगा। नेक्स्ट 69 नंबर क्वेश्चन, भारत में किसी नए राज्य के गठन की शक्ति किस में होती है? तो नए राज्य की गठन की शक्ति जो है संसद में निहित होती है, क्योंकि संसद ही नए राज्यों का गठन, निर्माण, नाम में परिवर्तन ये सब कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 70 लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव नॉन कॉन्फिडेंस मोशन लाने के लिए न्यूनतम कितने सदस्यों की समर्थन की आवश्यकता होती है? तो अविश्वास प्रस्ताव जो लोकसभा में प्रस्तुत करना पड़ता है, तो उस पर कितने सांसदों का साइन चाहिए कम से कम, जिससे वो वहाँ पे रिप्रेजेंट किया जा सके? तो मिनिमम 50 मेंबर जब तक उस पर साइन नहीं करेंगे तब तक अविश्वास प्रस्ताव नहीं लाया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंतर्राज्यीय परिषद इंटर स्टेट काउंसिल की स्थापना का प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद में है? तो ये संविधान के किस अनुच्छेद में है? आर्टिकल 263 में दिया गया है इंटर स्टेट काउंसिल का। सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हैं, आप लोग सारे याद रखिएगा, या नोट्स बना रहे हैं तो लिखते जाइएगा। ये सारे प्रीवियस ईयर और पूछे हुए क्वेश्चन हैं, ये सारे मैंने प्रीवियस ईयर से ही उठा के टाइप किया है। बहुत मेहनत लगा है सारा क्वेश्चन को अरेंज करने में। अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, कमेंट भी कीजिएगा, बहुत मेहनत लगता है, आप लोगों के लिए करते हैं। 72 नंबर क्वेश्चन, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारत के प्रत्येक नागरिक को निजता का अधिकार देता है? राइट टू प्राइवेसी। तो राइट टू प्राइवेसी किसका है? तो राइट टू प्राइवेसी ये जो है अपने लोगों को देता है कौन सा? आर्टिकल 20। आर्टिकल 20 जो है राइट टू प्राइवेसी। आर्टिकल 19 क्या देता है? आप लोग कमेंट में बताइएगा। 21 क्या देता है? आर्टिकल 22 क्या देता है? ये सारा आप लोग कमेंट में बताइएगा, सारा आसान है। नेक्स्ट क्वेश्चन 73, भारतीय संविधान में विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया का सिद्धांत किस देश से लिया गया? तो विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया का सिद्धांत जो है ये जापान से लिया गया है। ब्रिटेन से क्या लिया गया? तो ब्रिटेन से एकल नागरिकता संसदीय प्रणाली, ये किससे लिया गया है? ब्रिटेन से लिया गया। अमेरिका से क्या लिया गया? अविश्वास प्रस्ताव, राष्ट्रपति का पद, ये सब क्या है, किससे लिया गया है? अमेरिका से लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन 73वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा संविधान में कौन सी अनुसूची जोड़ी गई थी? तो कौन सी अनुसूची जोड़ी गई थी? तो ये आपका 11वीं अनुसूची जोड़ी गई थी। नेक्स्ट 75 नंबर क्वेश्चन, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत समान नागरिक संहिता यानी यूसीसी यूनिफॉर्म सिविल कोड? तो यूनिफॉर्म सिविल कोड आपका किससे है? अनुच्छेद 44 है, यानी एक देश एक कानून। जैसे यहाँ का इंडियन जुडिशियरी सिस्टम में ये है कि हिंदू के लिए अलग लॉ, मुस्लिम के लिए अलग लॉ। अगर ये लोकसभा में ये यूसीसी बिल अगर पास हो जाता है तो पूरे इंडिया में एक ही प्रकार का लॉ चलेगा, वो होएगा इंडियन लॉ। अभी जैसे हिंदू लॉ मुस्लिम लॉ में बटा हुआ है, वो नहीं चलेगा, एक चलेगा यूनिफॉर्म सिविल कोड। सब दंड के लिए एक समान, चाहे हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अब इकोनॉमिक्स के 25 क्वेश्चन आएंगे। इकोनॉमिक्स का थोड़ा सा हार्ड रहेगा, क्योंकि मैंने हार्ड क्वेश्चन लिए हुए हैं थोड़ा सा, क्योंकि ये मेंस वाले बच्चों के लिए भी है जो एनटीपीसी मेंस देंगे, सीबीटी 2 देंगे, जैसे एएलपी सीबीटी 2 देंगे, जेई के लिए, सारे एग्ज़ामों के लिए है। तो थोड़ा सा इकोनॉमिक्स का क्वेश्चन लग सकता है आप लोगों को हार्ड, लेकिन सारे प्रीवियस ईयर है, इसको याद करिएगा। देखते हैं क्या बोल रहा है पहला क्वेश्चन, इकोनॉमिक्स का फर्स्ट क्वेश्चन 76, पढ़िएगा आप लोग।
अर्थशास्त्र में गिफिन वस्तुएं, गिफिन गुड्स किस प्रकार की वस्तुएं होती हैं? तो ये आपका जो होती है घटिया वस्तुएं जिनका मूल्य बढ़ने पर मांग बढ़ जाती है, तो ये है गिफिन गुड्स। 77 तो 77 नंबर क्या बोल रहा है? जिस दर पर भारतीय रिजर्व बैंक वाणिज्यिक बैंकों को दीर्घकालिक ऋण प्रदान करता है वह क्या कहलाती है? तो वह क्या कहलाती है? बैंक दर, यानी बैंक दर, बैंक रेट। इसी पे क्या करता है? तो आरबीआई इंडस्ट्रियल बैंकों को लॉन्ग टर्म लोन प्रोवाइड कराता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में राष्ट्रीय आय, नेशनल इनकम का आकलन करने वाली संस्था कौन सी है? तो भारत का जो इनकम है, जो नेशनल इनकम जो संस्था जो है क्या बोलते हैं इसको, जारी करती है, उसका नाम क्या है? तो उसका नाम जो हो जाएगा आप लोगों को राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय, नेशनल स्टैटिक ऑर्गेनाइजेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसे संकुचित मुद्रा कहते हैं, यानी नैरो मनी? ऐसे भी पूछ सकता है नैरो मनी किसको कहा जाता है? तो नैरो मनी याद रखिएगा आप लोग, M1 को कहा जाता है, मनी वन, मनी वन, ऐसे याद रखिएगा, मनी वन, M1 का मतलब मनी वन, नैरो मनी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे, प्रच्छन्न बेरोजगारी, डिस्गस्ड अनएम्प्लॉयमेंट का मुख्य अर्थ क्या होता है? प्रच्छन्न बेरोजगारी, तो प्रच्छन्न बेरोजगारी का मतलब होता है श्रम की सीमांत उत्पादकता का शून्य होना, यानी इसी को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ ए लेबर इज जीरो, यानी लेबर की, श्रम की जो क्षमता उत्पादकता है वो शून्य होना, यानी उसको क्या बोलते हैं, सही रूप से या उसके जो मजदूरी है, जो उसका मेहनत है, उसके अकॉर्डिंग उसको पैसा नहीं दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे, भुगतान संतुलन, बैलेंस ऑफ पेमेंट में घाटे को दूर करने के लिए किस देश द्वारा अपनी मुद्रा बोलते हैं, मुद्रा का मूल्य को कम करना क्या कह रहा था? किसी देश, जो किसी कोई भी देश हो जिसका भुगतान संतुलन में घाटा हो रहा है, तो भुगतान संतुलन में जब घाटा होता है तो उसको कम करने के लिए हर देश क्या करता है? तो अपना मुद्रा का जो मूल्य है उसको कम करता है। तो उसी कम करने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? तो ये कम करने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? अवमूल्यन कहा जाता है, डिवैल्यूएशन, यानी मुद्रा का मूल्य क्या होता है? घट जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे, भारत में वस्तु एवं सेवा कर किस समिति की सिफारिश पर लागू किया गया था? तो यानी जीएसटी किस समिति के सिफारिश पर लागू किया गया था? तो ये किया गया था केलकर टास्क फोर्स, इसी के कहने पर जीएसटी लगा था। जीएसटी का फुल फॉर्म आप लोग बताइएगा, गुड्स एंड सर्विस टैक्स। भारत में ये कब लाया गया था, मतलब लागू हुआ था? तो 1 जुलाई 2017 से ये भारत में लागू हो गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, गिल्ट एज्ड बाजार, यानी गिल्ट एज्ड मार्केट का संबंध किससे है? तो गिल्ट एज्ड मार्केट का संबंध जो है आपका सरकारी प्रतिभूतियों के व्यापार से, यानी गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, इससे संबंधित है गिल्ट एज्ड मार्केट का संबंध। क्वेश्चन नंबर 84, लॉरेंज वक्र का अर्थशास्त्र में निम्नलिखित में से किसे नापने के लिए प्रयोग किया जाता है? तो लॉरेंज वक्र का प्रयोग क्या किया जाता है? मुद्रास्फीति नहीं, इनकम इनइक्वालिटी, यानी आय में असमानता के दर को ज्ञात करने के लिए क्या करते हैं? लॉरेंज वक्र का उपयोग करते हैं। ये सारे मेंस के क्वेश्चंस हैं, ये जो एएलपी में भी पूछे गए हैं, जूनियर इंजीनियर में भी पूछे गए हैं, आपको ग्रुप डी में भी पूछे गए हैं, एनटीपीसी में भी पूछे गए हैं, और एसएससी के एग्जामों में भी ये पूछे जाएंगे, क्योंकि मेंस लेवल के क्वेश्चंस है। तो आप लोग इसको ध्यान से पढ़िएगा, याद रखिएगा, नोट्स बना रहे हैं तो नोट्स बनाइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 85, भारतीय अर्थव्यवस्था के संदर्भ में तरलता जाल, लिक्विडिटी ट्रैप की स्थिति में ब्याज दर कैसी होती है? तो इसमें जो ब्याज दर होती है वो होती है आपको अपने न्यूनतम स्तर पर, एक्सट्रीमली लो, यानी भारतीय अर्थव्यवस्था का तरलता जाल जो होता है ना वो एकदम लो होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलेंगे 86, मुद्रास्फीति की वह स्थिति जिसमें मुद्रास्फीति की दर बहुत अधिक हो जाती है और अर्थव्यवस्था नियंत्रण से बाहर हो जाती है तो क्या कहलाता है? ये भी ग्रुप डी का पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपको अति मुद्रास्फीति, हाइपर इन्फ्लेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन 87, फिशर प्रभाव, तो फिशर प्रभाव आर्थिक सिद्धांत के अनुसार नाममात्र ब्याज दर किसके बराबर होता है? तो फिशर इफेक्ट क्या बोलता है?
तो फिशर इफेक्ट बोलता है वास्तविक ब्याज दर प्लस अपेक्षित मुद्रास्फीति दर, ये दोनों को जब ऐड करते हैं तो हमको क्या मिलता है, फिशर इफेक्ट मिलता है। नेक्स्ट 88 नंबर क्वेश्चन, भारत में राष्ट्रीय विकास परिषद नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल की स्थापना जो है आपका किया गया था 1952 में, 1952 में। 89 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, यदि किसी देश में मुद्रास्फीति और मंदी दोनों की स्थितियां एक साथ मौजूद हो तो उसे क्या कहा जाता है? तो उसे कहा जाएगा स्टैगफ्लेशन, स्टैगफ्लेशन, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व बैंक का मुख्यालय कहाँ है और इसकी स्थापना किस सम्मेलन के तहत हुई थी? तो इसका जो आंसर हो जाएगा 90 का, वो हो जाएगा वाशिंगटन डीसी में, और ब्रेटन वुड्स सम्मेलन के दौरान इसका वर्ल्ड बैंक का स्थापना कहाँ हुआ था? तो अमेरिका के वाशिंगटन डीसी में। और किस सम्मेलन के तहत हुआ था? तो ब्रेटन वुड्स सम्मेलन के तहत जो है वर्ल्ड बैंक का स्थापना हुआ था। तो 91 नंबर क्वेश्चन पे चलेंगे हम लोग, बॉम्बे प्लान का संबंध भारत के किस क्षेत्र के विकास से था और इसे किस वर्ष प्रस्तुत किया गया था? तो इसका जो है भारत के संबंध में किस क्षेत्र में विकास था, इसे किस वर्ष प्रस्तुत किया गया था? तो 91 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर बी, औद्योगिक विकास 1944। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे, स्टैगफ्लेशन की स्थिति में देश के बेरोजगारी दर पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो देश की बेरोजगारी दर पर उच्च बनी रहती है, यानी जब स्टैगफ्लेशन होता है तो देश में बेरोजगारी बढ़ जाती है। भारत के शेयर बाजार के विनिमय और नियंत्रण के लिए सर्वोच्च संस्था कौन सी है? तो इसका सर्वोच्च संस्था जो है सेबी है, यानी भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड, यानी सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। सेबी का फुल फॉर्म भी पूछता है तो सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। 94 नंबर क्वेश्चन, मानव विकास सूचकांक HDI यानी ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स की अवधारणा का विकास किस अर्थशास्त्री द्वारा किया गया था? तो ये 94 नंबर क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, महबूब उल हक के द्वारा। महबूब उल हक के द्वारा क्या किया गया था? तो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स का विकास किया गया था। तो 95 नंबर क्वेश्चन पे चलेंगे, ऐसी बाजार संरचना जिसमें केवल कुछ ही बड़े विक्रेता होते हैं क्या कहलाता है? तो ये आपका अल्पाधिकार कहता है, ओलिगोपोली। नेक्स्ट क्वेश्चन 96, भारत सरकार का राजकोषीय घाटा फिजिकल डिफिसिट मुख्य रूप से क्या दर्शाता है? तो ये जो भारत सरकार का जो राजकोषीय घाटा है ये मुख्य रूप से सरकार को अपने खर्चों को पूरा करने के लिए कुल उधार की आवश्यकता को दर्शाता है, यानी ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे, स्वतंत्र भारत का पहला केंद्रीय बजट जो 1947 में प्रस्तुत किया गया था वो किसने किया था? तो ये किया था RK शनमुखम शेट्टी जी ने किया था। 98 नंबर क्वेश्चन, भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण किस वर्ष किया गया था? तो ये किया गया था 1949 में। नेक्स्ट क्वेश्चन 99, निम्नलिखित में से कौन सा प्रत्यक्ष कर डायरेक्ट टैक्स का उदाहरण है? तो डायरेक्ट टैक्स का उदाहरण है कॉर्पोरेट टैक्स। लास्ट क्वेश्चन, नीति आयोग के पदेन अध्यक्ष कौन होते हैं? तो नीति आयोग के पदेन अध्यक्ष कौन होते हैं? तो अपने प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई मोदी जी होते हैं। इसी तरह हमने कंप्लीट किया हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, सारे 25-25 क्वेश्चन के सारे सेट हमने किए हैं। इसी तरीका के सेट अगर आपको और चाहिए तो बताइएगा, हम और भी वीडियोज़ अपलोड करेंगे। और ये सारे जो है आपको SSC, रेलवे, बैंकिंग, सारे जितने भी होते हैं जिनमें हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी के ये छँटे हुए क्वेश्चंस हैं जो इसके हाई चांसेस हैं कि ये क्वेश्चन आएंगे ही आएंगे। तो ठीक है, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।